हम साइबेरिया में हैं। यहाँ इतनी ठंड है कि हवा के झोंके आपके चेहरे को झुलसा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सफेद बर्फ आपको अंधा कर रही है। परमाफ्रॉस्ट के कारण ये जगह अंटार्कटिका जैसी दिखती है। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने यहाँ की एक नदी पर रिसर्च की। एक ड्रिलिंग रिग की मदद लेकर उन्होंने जमी हुई मिट्टी के कई नमूने निकाले। बर्फ के अंदर जिंदा क्रिएचर्स को पाकर वैज्ञानिक हैरान हो गए। बाद में लेबोरेटरी में उन्होंने महसूस किया कि ये माइक्रोस्कोपिक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म वाले क्रिएचर्स हैं। इन्हें डेलॉइड रोटीफर्स के नाम से जाना जाता है। ये क्रिएचर्स छोटे कीड़ों की तरह लग रहे थे। वैज्ञानिक जानते हैं कि ये कीड़े फ्रोजन कंडीशन में 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन बर्फ में पाए जाने वाले रोटीफर्स की उम्र लगभग 24,000 साल थी और डीफ्रॉस्टिंग के बाद उन्होंने रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे कि वे हजारों साल नहीं कई घंटों से सो रहे हों। आगे जांच से पता चला कि ये क्रिएचर्स सैकड़ों हजारों वर्षों तक जमे हुए रह सकते हैं। ये रोटीफर्स उस समय भी जिंदा रहे होंगे जब इंसानों ने पहिए का आविष्कार भी नहीं किया था। वैसे ये उनकी इकलौती सुपर पावर नहीं है। डेलॉइड रोटीफर्स पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिवली रेजिस्टेंट जीवों में शामिल हैं। वे उन जगहों पर जिंदा रह सकते हैं जहां ऑक्सीजन और पानी नहीं है। वे हाई एसिडिटी वाले एरिया में भी लंबे समय तक भोजन और पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। वैसे ये अकेले ऐसे क्रिएचर्स नहीं हैं जो हजारों साल जिंदा जीने के लिए जाने जाते हैं। कुछ खास तरह की काई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लगभग अमर होते हैं। राउंड वॉर्म के नाम से जाने जाने वाले नीमाटोड्स दुनिया में कीड़ों की एक अनोखी किस्म है जो हर माहौल में एडजस्ट कर लेती है। ऊंचे और शानदार आईफिल टावर की कल्पना करें। चलिए अब इसे 10 गुना ऊंचा बनाते हैं और इसे जमीन के नीचे रखते हैं। सरफेस के नीचे ठीक इतनी ही गहराई पर हजारों फीट नीचे वैज्ञानिकों ने इनको खोज निकाला है। इस जगह पर न धूप है और न ही कोई हवा। वैसे ये हमारे प्लेनेट के सरफेस के मुकाबले पृथ्वी के सेंटर के बहुत करीब है। यहाँ का टेम्परेचर इसलिए सबसे गर्म रेगिस्तान के बीच वाले भाग की तुलना में ज्यादा है। ऊपर की लाखों टन मिट्टी बेतहाशा प्रेशर पैदा करती है, लेकिन ये सब यहाँ जीवन को पनपने से नहीं रोक सका। जब राउंड वॉर्म के पास हवा, भोजन खत्म हो जाता है या जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वे एक अनूठे ठहराव वाली हालत या गहरी हाइबरनेशन की पोजीशन में आ जाते हैं। इस मोड में इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और उनकी बॉडी के लगभग सारे प्रोसेस रुक जाते हैं। ये क्रिएचर्स बहुत लंबे समय तक सो सकते हैं और ये तभी जागते हैं जब माहौल ज्यादा रहने लायक हो जाए। वैसे इनको तलाशने के लिए आपको इतना जमीन के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। नीमाटोड्स पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। वे गर्म झरनों, रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों, अंटार्कटिका की सख्त बर्फ के बीच या जानवरों और इंसानों के अंदर रह सकते हैं। हमारे अगले हमेशा जिंदा रहने वाले जीव टार्डीग्रेड हैं। इनको वाटर बेयर्स भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म 8 पैर वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो आर्थ्रोपॉड से नजदीकी रिश्ता रखते हैं। उन्हें बिना मदद नंगी आंखों से देखना नामुमकिन है। टार्डीग्रेड्स को बारीकी से देखने में एक पारंपरिक माइक्रोस्कोप आपकी मदद कर सकता है। वे छोटे भालू की तरह दिखते हैं। उन्हें वाटर बेयर कहा जाता है क्योंकि उन्हें हर समय अपने शरीर के चारों ओर पानी की एक पतली परत की जरूरत होती है। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ये जरूरी है। समुद्र की गहराई से लेकर रेत के टीलों तक सभी प्रकार के माहौल में टार्डीग्रेड पाए गए हैं। वे अपने अनूठे स्ट्रक्चर की वजह से काफी दमदार हैं। हाँ, वे नरम दिखते हैं लेकिन उनकी बॉडी एक सख्त परत से कवर्ड होती है। ये कोटिंग बिल्कुल टिड्डे, मेंटिस और कई दूसरे कीड़ों के एक्सोस्केलेटन जैसी दिखती है। वाटर बेयर्स अपने पुरानी परत को तब उतारते हैं जब उन्हें अपना साइज बढ़ाने की जरूरत होती है। इसकी 8 टांगों में हर एक पर 4 से 6 पंजे होते हैं। ये इन्हें किसी भी सतह से चिपके रहने में मदद करते हैं। बेयर्स अंटार्कटिका से लगभग 3 गुना ठंडे बर्फ के टेम्परेचर में रह सकते हैं। गर्मी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। वे उबलते पानी में भी जिंदा रह सकते हैं।
साथ ही वाटर बेयर्स रेडिएशन और हाई प्रेशर से भी नहीं डरते। समुद्र की गहराई में मौजूद प्रेशर सबसे मजबूत एलॉय को भी खत्म कर सकता है, लेकिन ये क्रीचर्स 6 गुना ज्यादा प्रेशर झेल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वे स्पेस के वैक्यूम में रह सकते हैं। हमारे प्लेनेट में एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये शील्ड हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है। टार्डिग्रेड्स को इस सुरक्षा की जरूरत नहीं है, वे पृथ्वी के पास वाले ऑर्बिट में जाकर बिना किसी नुकसान के वापस आ सकते हैं। इसकी वजह एक प्रोटीन है जो उनके डीएनए को आयनाइजिंग रेडिएशन से बचाता है। दूसरे अमर जीवों की तरह वाटर बेयर्स क्रिप्टोबायोसिस की स्टेट में आ सकते हैं। टार्डिग्रेड अपने सिर और पैरों को अपने शरीर के अंदर खींचकर सो जाते हैं। यदि आसपास का माहौल ठंडा, सूखने वाला या ऑक्सीजन की कमी वाला हो जाता है तो हालात सुधरने तक वे इस बैरल रूप में बने रहते हैं। वे ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। लेकिन किसी बड़े जीव की बात करें, आयरन क्लैड बीटल से मिलें। वे दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और मैक्सिको में रहते हैं। ये कीड़े ज्यादा टेम्परेचर पर जिंदा नहीं रह सकते। ये ऑक्सीजन के बिना या बढ़े हुए रेडिएशन में रह सकते हैं, लेकिन उनके शेल इतने सख्त होते हैं कि उनमें किसी ड्रिल या हथौड़े से ही छेद किया जा सकता है। उनके टिकाऊ एक्सोस्केलेटन एक खास चीज यानी काइटिन से बने होते हैं। ये चीज केकड़ों या झींगा के कवच में भी पाई जाती है। फिर भी इस बीटल का काइटिन इतना टिकाऊ होता है कि ये इसे तेज स्पीड से चलती कार के असर को झेलने की ताकत भी देता है। खतरा होने पर वे अपने मूंछों और मजबूत पैरों को खोल में बने खास खांचे में छिपा सकते हैं। दूसरे जानवर इसका कवच नहीं काट सकते, इसलिए वे बीटल को अपने मुंह से बाहर निकाल देते हैं और कहीं और लंच की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ही खतरा गायब हो जाता है, ये कीड़े अपने पैरों को फिर से फैलाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इसके अलावा ये कवच इनको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। ये मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के गर्म क्षेत्रों में रहने वाले इन कीड़ों के लिए काफी उपयोगी है। अपने एक्सोस्केलेटन के अंदर वे नमी जमा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन कीड़ों को जब भी पानी मिलता है तो वे इसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं और इस लिक्विड को अपने अंदर ले जाते हैं। अगले क्रीचर्स काफी नाजुक हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनको उन जगहों पर कैसे जिंदा रहना है जहां पर लगभग कोई दूसरा जानवर नहीं रह सकता। हम रोमानिया के दक्षिण पूर्व में काला सागर के पास जा रहे हैं। यहाँ एक उजाड़ चौड़े मैदान पर आप एक गड्ढा देख सकते हैं। ये एक गहरी अंडरग्राउंड खान है। हमारे प्लेनेट के सरफेस पर हवा में आमतौर पर लगभग 20% ऑक्सीजन होती है, लेकिन इस खदान में सिर्फ 10% ही मिलती है। गुफा के अंदर हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ जाती है। बिना ऑक्सीजन टैंक के लोग वहां सांस नहीं ले सकते। हम शायद कह सकते हैं कि वहां का पानी और हवा जहरीली है। वहां लगभग कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह पाएगा। इस सब के बावजूद इस गुफा में जीवों की 48 स्पीसीज पाई गई हैं। उनमें से 33 नए तरह के क्रीचर्स हैं। वैसे ये ऐसे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया नहीं हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता। यहाँ पर कुछ बड़े वाले जीव भी हैं। अजीब से सफेद स्नेल्स खान की दीवारों पर रेंगते हैं। पारदर्शी झींगा और अजीब किस्म की जोंक का एक समूह पानी में तैरता है। विशाल मूंछों वाले सफेद सेंटीपीड और डरावनी सफेद मकड़ियां जमीन पर दौड़ती हैं। वैसे वे सभी यहाँ लगभग 50 लाख साल से जी रहे हैं। आप एक वाटर स्कॉर्पियन और इस जानवर की एक दूसरी अजीब किस्म को देख सकते हैं। ये गर्म रेत या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहने वाले अपने भाई बंधुओं की तरह नहीं दिखता। यहाँ कोई भी जिंदा क्रीचर बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं दिखता। सभी जानवर या तो सफेद हैं या उनके आर पार देखा जा सकता है। उनके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन लंबे पंजे और एंटीना जैसी मूछें हैं जो उन्हें इस अंधेरी जगह में नेविगेट करने में हेल्प करती हैं। आप गुफा में जितनी गहराई में जाएंगे, हवा में उतनी ही कम ऑक्सीजन होगी, लेकिन इसके साथ ही जीवों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यहाँ की हवा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। इस गुफा में रहने वाले जीवों ने कभी भी सूर्य के प्रकाश को नहीं देखा और न ही कभी
कभी अंधेरे से बाहर निकले हैं। जहाँ पर पौधे ऑक्सीजन पैदा नहीं करते, उस तरह के माहौल में जिंदा रहना नामुमकिन लगता है। ये यहाँ पर कैसे जिंदा हैं? इस सवाल का जवाब एक छोटी सी झील में छिपा है। इसके पानी की सतह अजीब झाग से ढकी हुई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सफेद पदार्थ जिंदा है। ये नरम गीले कागज जैसा दिखता है जिसे आसानी से फाड़ सकते हैं। ये अरबों जिंदा ऑर्गेनिज्म हैं और इस बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। गुफा में बाहर के मुकाबले में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। वैसे ये बैक्टीरिया पौधों की तरह इसे सोखते हैं, लेकिन वे फोटोसिंथेसिस की मदद से ऐसा नहीं करते। इसका मतलब है कि उन्हें सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती। वे कीमोसिंथेसिस के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये बैक्टीरिया जो चीज छोड़ते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया के लिए भोजन होता है। साथ ही ये दूसरे बैक्टीरिया बड़े क्रीचर्स का भोजन बनते हैं। एक अनोखी फूड साइकिल जो आपको प्लेनेट पर कहीं और नहीं मिल सकती, वो केवल यहाँ मौजूद है।